हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग इंडक्शन वाले पार्ट में अध्ययन कर रहे हैं और इंडक्शन वाले पार्ट में हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में यह देखा था कि इंडक्शन से प्रेरण से किस प्रकार से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की पुष्टि हुई थी और उसको हम लोगों ने सिद्ध भी किया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आधार पर फैराडे के नियम की उत्पत्ति या फैराडे के नियम को सिद्ध किया गया था। इसके बाद हम लोगों को अपने इस इंडक्शन वाले चैप्टर में दो टॉपिक मेन रूप से पढ़ना है। पहला टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन अर्थात स्वप्रेरण और दूसरा हम लोगों का म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे और इन्हीं दो टॉपिक के बाद जो है ये चैप्टर जो पूरा हो जाएगा। तो स्वप्रेरण की घटना जो होती है, सेल्फ इंडक्शन, क्या होता है? तो जब हम लोग किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन के समय कुंडली में क्षण की जो है एक ऐसी धारा उत्पन्न होती है जो इस धारा के परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यह कुंडली है और कुंडली में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली में धारा के प्रवाहित होने के कारण इस कुंडली के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब कंडीशन ये है कि इस कुंडली में धारा का मान जब अस्थाई होगा, धारा का मान अस्थाई होगा या कह लें कि धारा का जो शिखर मान होगा उस मान पर इस कुंडली में कोई मतलब इंडक्शन नहीं होगा। इंडक्शन कब होगा? इंडक्शन तब होगा जब धारा के मान में परिवर्तन होगा। धारा अगर परिवर्तित होगा तो इंडक्शन होगा। और प्रश्न ये उठता है कि धारा परिवर्तित कब होगा? तो इस कुंडली में धारा परिवर्तित होगा, तीन तरह से धारा का परिवर्तन किया जा सकता है या 3 बार जो है 3 तरह से धारा का परिवर्तन होगा। पहला को जो परिवर्तन होगा वो ये होगा कि जब हम लोग इस परिपथ को ऑन करें, परिपथ को ऑन करें मतलब इस कुंडली में धारा भेजना प्रारंभ करें। धारा भेजना प्रारंभ करेंगे तो किसी भी कुंडली में अगर धारा का शिखर मान जो है मान लीजिए 5 एम्पीयर है तो कुंडली में धारा के शुरू होने के समय तुरंत ही परिपथ में धारा की मात्रा जो 5 एम्पीयर नहीं हो जाएगा। परिपथ में धारा की मात्रा के बढ़ने में कुछ समय लगता है। उस समय का मान भले ही बहुत कम हो मतलब मिली सेकेंड हो, माइक्रो सेकेंड हो, धारा का मान उस समय का मान बहुत कम हो, लेकिन कुछ थोड़ा समय लगता है। उस समय के बाद ही धारा का मान ये आई का मान जो है बढ़ते बढ़ते ये 1 एम्पीयर, फिर मान लीजिए 2 एम्पीयर, फिर 3 एम्पीयर, फिर 4 एम्पीयर और फाइनली जो लास्ट में 5 एम्पीयर हो जाता है, जो कि इस परिपथ का शिखर मान है। तो इस प्रक्रिया में जो इस धारा के बदलने के समय जो समय है, इस समय की बात हो रही है। इसी समय धारा का मान जो क्या होता है परिपथ में बदलता है और इसमें परिवर्तित धारा हो। तो धारा परिवर्तित होगी कुंडली में जब हम लोग इस परिपथ में कुंडली में इस परिपथ में धारा को शुरू करेंगे यानी कुंजी को ऑन करेंगे। उस समय धारा के शिखर मान के पहुंचने में कुछ समय लगता है और उस समय में यह इसमें बहने वाली धारा जो परिवर्तित होती है। फिर दूसरा कि धारा अपने शिखर मान तक पहुंच गया है तो धारा के शिखर मान तक पहुंचने के बाद हम इसमें रेजिस्टेंस लगा के धारा के मान में परिवर्तन कर लें। इसमें कोई एक रेजिस्टेंस लगा के धारा के मान को परिवर्तन कर लें। और तीसरा, जब हम लोग इस परिपथ में कुंजी को ऑफ करते हैं अर्थात परिपथ में धारा को बंद करते हैं तो धारा को बंद करने के समय में भी ये 5 एम्पीयर से घट के अचानक से तुरंत ही मतलब एकदम तुरंत विदाउट एनी टाइम लॉस तुरंत जो है ये धारा जो शून्य नहीं होता है। फिर धारा की मात्रा के शून्य होने में कुछ समय लगता है। अब इसमें भी जो समय लगता है उस समय इस समय अंतराल में भी इस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है। तो जिस भी प्रकार से इस कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में भी परिवर्तन होता है
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होने के कारण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने का इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो इस धारा परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात धारा के कुंजी को ऑन करने की प्रक्रिया में अगर धारा के बहाने की दिशा ऐसे है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसमें जो कुंडली के भीतर जो धारा के परिवर्तन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो इसमें धारा उत्पन्न होगी, उस धारा की दिशा जो है इस अग्र धारा के विपरीत होती है। इसको हम कहते हैं प्रेरित धारा, और इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण क्या है? किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने के कारण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण इसमें अग्र धारा के विपरीत एक धारा उत्पन्न होती है, जिस धारा को हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को कहते हैं स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन। अब मान लीजिए हम लोग के पास एक कुंडली है जिसमें तार के ये n फेरे लपेटे गए हैं, तो इस कुंडली में स्वप्रेरण के कारण कितना विद्युत बल उत्पन्न होगा, या इसमें सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, उसके विषय में। तो इसमें मान लीजिए कि धारा परिवर्तन चाहे जैसे भी हुआ, धारा परिवर्तन के कारण एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई बी है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई बी है, और इसमें कुंडली में फेरों की संख्या जो है कैपिटल N है, तो N इंटू फाई बी जो हो जाएगा ये कहलाएगा इस कुंडली का फ्लक्स ग्रंथिका, फ्लक्स ग्रंथिका, फ्लक्स ग्रंथिका। फ्लक्स ग्रंथिका क्या है? तो कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स को हम कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिका, और इस फ्लक्स ग्रंथिका का जो मान होगा इस कुंडली में बहने वाली धारा के या धारा परिवर्तन के ही अनुपाती होगा। कुंडली में बहने वाली धारा अगर आई है तो N फाई बी का जो मान होगा ये अनुपाती होगा कुंडली में प्रवाहित धारा या धारा के मान में होने वाले परिवर्तन, और इस N फाई बी को ही हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ये हो जाता है L इंटू वाई। अब ये जो L आया, यही L जो है क्या है, कुंडली का, ये जहाँ L जो है, जहाँ L कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, यहाँ जो L आया है अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसको हम लोग कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग इस स्वप्रेरण गुणांक को डिफाइन करें। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? तो स्वप्रेरण गुणांक के लिए हम लोग इस फार्मूले को लेके आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से फार्मूला हम लोग के पास है N फाई, चूँकि N फाई इज इक्वल टू L इंटू आई, सो आई इज इक्वल टू N फाई बी बाई आई। इसमें यदि आई बराबर, इसमें यदि हम लोग यहाँ से आई इक्वल टू 1 एम्पियर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा L इज इक्वल टू N फाई बी। यहाँ से स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दी जा सकती है कि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान यदि 1 एम्पियर हो, तो कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिका का जो मान होता है फिर शुरू से, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा की मात्रा 1 एम्पियर हो, तो इस स्थिति में कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिका का जो मान होता है वह इस कुंडली के स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। इसके बाद से हम लोग फैराडे के नियम से जानते हैं कि कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन अगर डेल फाई बी हो, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई बी हो, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की मात्रा जो है माइनस डेल फाई बी बाई डेल टी। अब कुंडली से बद्ध कुल फेरों की संख्या, कुंडली में कुल फेरों की संख्या अगर n हो, तो इस n का यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। अभी आगे बढ़ता है तो इस n को अगर इसके साथ हम लोग लेके जाए N फाई बी बाई डेल टी,
यहाँ पे फिर हम लोग को मिल जाएगा N5B मतलब कुल फ्लक्स ग्रंथि का, और N5B का मान हम लोग निकाले हैं पहले L/I, तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस डेल L/I/dt। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फिर डिफाइन करेंगे L को कैसे, यहाँ से E इक्वल टू फिर होगा माइनस L इंटू डेल I/dt, और यहाँ से हो जाएगा L इज इक्वल टू माइनस E/डेल I/dt। अब यहाँ से फिर L को डिफाइन करना है विद्युत वाहक बल के पदों में, तो यहाँ से फिर हम ले लेंगे कि इफ डेल I/dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो तो यहाँ पे क्या होगा, तो E इज इक्वल टू आंशिक रूप में चले तो E इज इक्वल टू L हो जाएगा, या L इक्वल टू E हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा L इज इक्वल टू E आंशिक रूप में, ऋण चिन्ह तो लेंस के नियम के लिए है, तो डेल I/dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन L इक्वल टू E, अर्थात फिर यहाँ पे मिला कि इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व का जो मान होगा वह उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। कब, जब कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। इसको फिर आप दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि अगर कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो इस स्थिति में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो मात्रा होगी इस कुंडली की स्वप्रेरक गुणांक के बराबर होगा या तुल्य होगा। इस तरह से दो परिभाषा आपको बताया गया, एक बताया गया N5B इक्वल टू LI के आधार पर, दूसरा इसके आधार पर बताया गया। इसके बाद जो है इस स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक और बीमा, इसका मात्रक भी बहुत पूछता है परीक्षा में। यहाँ से स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक अगर निकालें, L का मात्रक निकालें तो मात्रक हो जाएगा हम लोगों का E का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर बाई सेकेंड, यानी कि वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर। अब वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर को हम कहते हैं हेनरी को दिखाते हैं H से। तो L का मात्रक जो होता है हेनरी होता है या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर को जो कहते हैं हेनरी। अब एक हेनरी को परिभाषित करना हो, 1 हेनरी, एक हेनरी कितना होगा, एक हेनरी को अगर डिफाइन करना है तो इसके लिए E बराबर 1 वोल्ट और डेल I/dt बराबर, इसको हम लोग ले लें 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, तो L बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, ये मिलकर हो जाएगा कितना, 1 हेनरी। यानी 1 हेनरी स्वप्रेरक गुणांक की मात्रा 1 हेनरी कब होगी, तो एक ऐसी कुंडली ली जाए जिसमें धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड करने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की मात्रा 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व का जो मान होगा वह 1 हेनरी के बराबर होगा। ये हो गया हेनरी में L का मात्रक हेनरी और 1 हेनरी को डिफाइन किया गया। अब L का एमकेएस मात्रक देखें, L का एमकेएस मात्रक से लाभ ये होगा कि हम लोग बीमा भी निकाल लेंगे बहुत जल्दी। तो इसका एमकेएस मात्रक यहाँ पे वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, तो वोल्ट मतलब वोल्ट मात्रक होता है विभव का, और विभव को हम लोग लिख सकते हैं विभव V इक्वल टू होता है W/Q, तो विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा जूल बाई कूलाम
ये हो गया वोल्ट का, सेकेंड अपनी जगह पे, एम्पियर अपनी जगह पे। अब जूल, जूल होता है कार्य ऊर्जा का मात्रक, कार्य मतलब बल गुणे, कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। और सेकेंड, और कूलाम को लिख सकते हैं, कूलाम का मात्रक I बराबर होता है Q/T, यानी कि कूलाम बराबर होगा एम्पियर गुणे सेकेंड, तो होगा एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर। अभी सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। अब यहाँ पे न्यूटन बचा हुआ है, न्यूटन को बदलें तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन की जगह पे हो गया, मीटर अपने जगह पे, और यहाँ पे एम्पियर बचा हुआ तो हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर। यानी कि यल का एम्पियर मात्रक यहाँ आप लिख सकते हो किग्रा वर्ग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और एम्पियर स्क्वायर। अब फायदा इससे ये होगा कि एम्पियर मात्रक से कि आप यल की बीमा यही लिख लोगे, यल की बीमा हो जाएगा M/L2 T-2 A-1, ये हो गया यल की बीमा। तो ये हो गया इसका मात्रक और बीमा। अब हेनरी जो यल का मात्रक होता है, इस हेनरी को हम लोग छोटे मात्रकों में भी चेंज कर सकते हैं, मिली हेनरी, तो मिली हेनरी जो है 10⁻³ हो जाएगा एक हेनरी में, मिली हेनरी 10⁻³ मिली हेनरी। माइक्रो और नैनो हेनरी में भी चेंज कर सकते हैं। और एम्पियर मात्रक यहाँ है किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकेंड वर्ग एम्पियर। या बीमा होता है M/L2 T-2 A-2। ये हो गया पूरा का पूरा सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग कुंडलियों के लिए सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई समतल कुंडली हो तो समतल कुंडली के लिए स्वप्रेरक गुणांक का मान कितना होगा, या लंबी धारावाहिक परिनालिका हो उसके लिए स्वप्रेरक गुणांक का मान कितना होगा, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास एक लंबी धारावाहिक परिनालिका है, लंबी धारावाहिक परिनालिका में ये तार के फेरे लपेटे गए हैं, और लपेटे गए तार के फेरों की संख्या जो N है, लंबाई जो L है, और इसमें बहने वाली धारा जो है I है। तो और इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N है। N देखिए, N माना जाता है इस कुंडली में, इस परिनालिका में लपेटे गए कुल तार के फेरों की संख्या होती है N, और L कुंडली की लंबाई है। तो एक और टाइप डिफाइन होता है यहाँ पे स्मॉल n/L, जिसको हम कहते हैं एकांक लंबाई में लपेटे गए फेरों की संख्या। तो इस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा कितनी होगी, तीव्रता की मात्रा होगी μ0n × I, जहाँ इस n की मात्रा कितनी है, इस n की मात्रा है, इस स्मॉल n की मात्रा है n/L, तो ये हो जाएगा μ0n I/L। ये हो गया लंबी धारावाहिक परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर इसमें कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अगर A है, कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, तो एक कुंडली से बद्ध कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है अगर, तो एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा B × इस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता × कुंडली का क्षेत्रफल। और कुल फ्लक्स कितना होगा, तो कुल फ्लक्स के लिए इसमें क्या करेंगे, n का गुणा कर देंगे, और यहाँ से हो जाएगा n, p का मान हम लोग यहाँ से रखना है μ0n I/L, ये हो गया p का मान। और a त्रिज्या मान के πr² के पद में भी रख सकते हैं, नहीं तो a कुंडली का क्षेत्रफल है तो उसको वैसे ही रखा जा सकता है। तो n∅b की मात्रा हो गई हम लोगों के पास कितनी, n∅b की मात्रा हो गई μ0n² I/L × a, ये हो गया n∅b। अब n∅b के बाद जो है हम लोग निकाल सकते हैं इसका स्वप्रेरकत्व का मात्रक कितना होगा या स्वप्रेरक गुणांक कितना होगा। तो स्वप्रेरक गुणांक जो होता है L बराबर
इस कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक यल बराबर, तो उसका फार्मूला होता है एन फाइव बी अब बाई क्या आई। एन फाइव बी का मान यहाँ निकाला गया है म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए बाई यल, और इसी में हम गुणा कर लेंगे किसका आई का, तो आई से आई कट जाएगा ये, और यल का मान मिल जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई यल। ये है लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न भीतर धारा के प्रवाहित होने का इसके भीतर इस पूरी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का मान या स्वप्रेरक गुणांक का मान। ये लंबी धारावाही परिनालिका के लिए हो गया। इसी तरह से हम समतल कुंडली के लिए भी निकाल सकते हैं। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होता है। समतल कुंडली मतलब यदि हम लोग तार के फेरों को एक ही पास इस तरह से लपेट दें, तार के फेरों को एक ही पास इस तरह से लपेट के और इसमें धारा प्रवाहित कराएं, तो इसको हम कहते हैं समतल कुंडली। और समतल कुंडली के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, तो समतल कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू जीरो बाई टू एन टू आई बाई आर, जहाँ आर जो है समतल कुंडली की त्रिज्या है। अब ये एक फेरा लपेटा गया है, जैसे एक समतल कुंडली बनाई गई है, तो इसके लिए इतना होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके केंद्र पे। अब इसमें अगर फेरों की संख्या n है तो उस n का इसमें क्या हो जाएगा, उस n का इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस पूरी कुंडली n फेरों वाली कुंडली के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा। अब इस कुंडली का क्षेत्रफल कितना होगा, कुंडली का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या कितनी हो जाएगी, एन फाइव बी। एन फाइव बी होगा एन इंटू बी इंटू ए। एन तो अलग से है और यहाँ पे एन का मान अपने जगह पे, बी जो है यहाँ से लिया जाएगा म्यू जीरो आई एन बाई टू आर, ये हो गया बी का मान, और ए मतलब पाई आर स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे लोग, तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को एन फाइव बी इज इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर, म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर, एक आर कैंसिल होगा बाई टू आई इंटू आई। ये हो जाएगा कुल फ्लक्स ग्रंथिका इस समतल कुंडली के कारण। इस फ्लक्स ग्रंथिका के कारण इस कुंडली में कितना स्वप्रेरण के कारण इसका स्वप्रेरकत्व तो कितना होगा, तो इसके लिए फिर वही फार्मूला मतलब कुल फ्लक्स ग्रंथिका में धारा का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इस मान को रखा जाएगा तो आप देखिए ध्यान से, केवल आई कैंसिल होगा, आई कैंसिल होने के बाद यल की मात्रा बच जाएगी यहाँ पे इस बार म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर बाई टू। यह है समतल कुंडली के कारण स्वप्रेरकत्व। इसके पहले हम लोग पढ़े थे, ये जो आर्टिकल है यह है समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। इसके पहले हम लोग पढ़े थे धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, ये हो गया समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। इन कुंडलियों में इस धारा में परिवर्तन के समय जो भी प्रेरकत्व के कारण ये ऊर्जा हानि हो रहा है, ये ऊर्जा हानि नहीं हो रहा है, ये जो कुंडली में धारा में परिवर्तन के समय कुंडली में जो प्रेरण की घटना हो रही है, उस प्रेरण की घटना में यह बताया जा रहा है कि कुंडली में बढ़ने वाली जो धारा की मात्रा है, वह मात्रा जो है इस स्व प्रेरण के कारण जो उस मात्रा में कमी आती है, यानी कि स्व प्रेरण के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है, वह प्रभाव जो है इस कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करता है। अब धारा के बढ़ने के विरोध को संतुलित करने के लिए स्रोत के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण जो है जब धारा की मात्रा बदल रही होती है, उस समय स्रोत को अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसलिए घरों में हम लोग जब टेलीविज़न या इस तरह के जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसको ऑन करते हैं तो क्षणिक रूप में विभव बल्ब वगैरह का प्रकाश थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जब ही धारा शिखर मान पे पहुंच जाती है तो फिर बल्ब का प्रकाश जो अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है। ये इंडक्शन जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है।
फिर एक चीज़ और समझिए कि इंडक्शन में दो प्रकार की धाराएं परिपथ में चल रही हैं, एक अग्र धारा और एक प्रेरण के कारण उत्पन्न जो विपरीत धारा है पश्च धारा। ये दोनों धाराएं जो एक साथ उस परिपथ में, इस प्रकार इस सेल्फ इंडक्टेंस के प्रक्रिया में परिपथ में धारा की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए एडिशन वाला जो बल्ब है जिसमें फिलामेंट लगा होता है, उस तरह के बल्ब जो होते हैं वो स्विच के ऑन करने के समय या ऑफ करने के समय ही ज़्यादा फ्यूज होते हैं। अब इस इंडक्टेंस के समय, जो सेल्फ इंडक्टेंस के समय जो अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के द्वारा, बैटरी के द्वारा दिया जाता है, वह कुंडली में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसके बाद का हम लोग अगला टॉपिक है कुंडली की, या कुंडली में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बाकी तो विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा दे रहा है, उस ऊर्जा का प्रकाश के रूप में या ऊष्मा के रूप में क्षय हो रहा है, वो अलग है। लेकिन जो अतिरिक्त ऊर्जा धारा के शुरू होने के समय हम लोग स्रोत के द्वारा उस कुंडली को दे रहे हैं, उस धारा के लिए वह जो अतिरिक्त ऊर्जा दे रहा है, वह अतिरिक्त ऊर्जा कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और उस संचित ऊर्जा को हम कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, इसके लिए बात करें हम लोग। तो यदि मान लीजिए किसी क्षण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की मात्रा जो है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल की मात्रा E है, तो E विद्युत वाहक बल प्रेरण के समय उस कुंडली को अगर dq आवेश दिया जाता है, तो ये आवेश जो स्रोत के द्वारा दिया जाता है, और इस आवेश को देने में किया गया कार्य अगर dw हो, तो हम लोगों का जो फार्मूला है v = w/q से, w = v × q, तो v की जगह पर E हो गया, q की जगह पर dq हो गया। dq मतलब अल्प आवेश, तो अल्प आवेश को देने में किया गया कार्य भी अल्प होगा, तो dw = -e × dq। अब यहाँ से E का मान रखते हैं। E क्या होता है हम लोगों का, तो E होता है del∅/del d। E को निकाले हैं -L di/dt भी लिख सकते हैं, di/dt × dq। अब इसके बाद से इस माइनस का माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, L dq/dt को एक साथ करते हैं और di को यहाँ कर दें, तो ये हो जाता है L। और dq/dt मतलब आवेश परिवर्तन का समय दर। आवेश परिवर्तन का समय दर जो है परिपथ में प्रवाहित धारा हो जाता है, यहाँ हो जाता है di। ये अल्प आवेश को, उस अल्प आवेश जो स्रोत के द्वारा दिया जा रहा है E वैद्युत वाहक बल के प्रेरण के समय, उस समय किया गया कार्य इतना। इसलिए कुल कार्य की मात्रा अगर निकालना है हम लोगों को, तो कुल कार्य की मात्रा निकालने के लिए यहाँ पे W है, इधर जो है हम लोग लगा दें समाकलन 0 से धारा के शिखर मान तक पहुँचाने के लिए L/I di। L को निकाल दें बाहर। अब यहाँ पे I का समाकलन कर लें, I का समाकलन हो जाएगा I² 2 और 0 से I0 जो धारा का शिखर मान है, और यहाँ से हो गया 1/2L, इधर हो जाएगा I0² - 0, और ये हो जाएगा W = ½ LI0²। ये इतना कार्य करना पड़ेगा, और ये किया गया कार्य जो कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और कुंडली में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की मात्रा हो जाती है ½ LI0²। यही जो है कुंडली में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के द्वारा दिया जा रहा है, उसकी मात्रा होती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा के प्रभाव से बचने के लिए हम लोग अपने वैद्युत उपकरणों में कई प्रकार के सुधार लाते हैं, और कई प्रकार से इसमें हम लोग इसको नियंत्रित करते हैं कि इसकी मात्रा जो कम से कम हो। उसके लिए प्रतिरोध बॉक्स की जो संरचना होती है, बॉक्स के भीतर की जो संरचना होती है, उसमें हम लोग प्रतिरोध तार को लपेट के रखते हैं। और प्रतिरोध तार को जो लपेट के रखते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध हम लोगों को लगाना है, और 2 ओम के प्रतिरोध के लिए जिस लंबाई का तार है, उस तार को हम लोग बराबर भागों में करके इसे मोड़ लेते हैं। अब एक सिरा यहाँ, एक सिरा यहाँ करके इस तार को क्या करते हैं, इस तार को इस पर ऐसे पेयरिंग के रूप में इसको मोड़ते हैं, ऐसे दोहरा तार करके ही मोड़ते हैं। फ़ायदा ये होता है कि एक भाग से इसमें धारा आती है, दूसरे भाग से धारा जो बाहर जाती है,
और जब इसको ऐसे लपेटे रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो भी तार लपेटा गया होता है, इसमें हमेशा ये तार जो है जोड़ा के रूप में होता है। तो एक भाग से धारा आती है और दूसरे भाग से धारा जो है क्या होती है, वही धारा वापस जाती है। इस प्रकार एक कुंडली से जो सेल्फ इंडक्टेंस उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, वह इसके विपरीत उसके बगल में बहने वाले तार में धारा का कारण जो है समाप्त हो जाता है। इस प्रकार इस प्रतिरोध के तार को जो लपेटते हैं हम लोग, उसके कारण जो है इसमें स्वप्रेरण की घटना जो है नहीं होती है। और इसकी सावधानी जो हम लोग व्हीटस्टोन जितने शून्य विक्षेप की स्थिति वाले एक्सपेरिमेंट है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है और पोटेंशियोमीटर है, इन सभी प्रकार के ऑपरेटर्सों में पहले हम लोग विद्युत धारा को शुरू कर लेते हैं। विद्युत धारा की कुंजी ऑन करने के बाद तब हम धारा मापी की कुंजी ऑन करते हैं, कुछ क्षण रुकने के बाद, क्योंकि अगर कुंडली वगैरह कहीं भी अगर बनी हुई है तो उस कुंडली में जो सेल्फ इंडक्टेंस की प्रक्रिया हो रही है वह कुछ क्षण में ही पूरा हो जाएगा। और सेल्फ इंडक्टेंस की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो उस समय परिपथ में धारा का मान अस्थायी होगा और गैल्वेनोमीटर में एक विक्षेप दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर की कुंजी को हम लोग बाद में दबाते हैं, पहले हम लोग इस प्रकार के ऑपरेटर्सों में जिसमें शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करनी है, उसमें हम लोग पहले वैद्युत स्रोत की कुंजी दबाते हैं। तो यह है सेल्फ इंडक्टेंस के कुछ यूज, उपयोग। इसके बाद से हम लोग कुछ और इसमें है तो अगले वीडियो में बाकी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए ओके।